नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों आज चलते हैं हम लोग, क्लास तीसरा है और ये शिफ्ट भी तीसरा है। ठीक है, जो 27 नवंबर ग्रुप डी में जो पूछे गए थे 2025 में, थर्ड शिफ्ट पे हम लोग एनालिसिस देखेंगे। बिल्कुल क्विकली लेंथी प्रोसेस से हम लोग नहीं गुजरेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि टाइम टेकन बहुत ही जरूरी होता है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। और हाँ, एक बात, आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आउट हो चुका है मेरे दोस्त। आज आपका 12 बजे समथिंग आपका रिजल्ट ग्रुप डी का रिजल्ट आप लोग का रिजल्ट आउट हो चुका है 2026 का। तो जो लेटेस्ट जो वैकेंसी आप लोग के लिए है, इसका एग्जाम डेट बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। ये संकेत आरआरबी की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जितना भी जल्दी हो सके आप लोग पीवाईक्यू लगाते रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि रेलवे का इतिहास है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आपका 80% मिलता जुलता हर एक पीवाईपी प्रश्न से रहेगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग जुड़ गए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप डी के लिए तैयारी के लिए कर रहे हैं। फिलहाल तो रिजल्ट तो आ गया है, टेंशन खत्म हो गया। अब आगे जो ग्रुप डी का है, इसका सिर्फ आउट करना है एग्जाम डेट। ठीक है, तो अभी तक आप लोग न्यू है मेरे दोस्त, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा पल पल अपडेट के लिए। ठीक है, और कोई भी चीज़ का पीडीएफ नोटिफिकेशन सबसे फास्ट चाहते हैं, जैसे अभी ग्रुप डी का रिजल्ट निकला, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे हमने वहां से सूचित कर दिया था। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर अवश्य जुड़ा। चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न पे बिना कुछ विलंब किए। 27 नवंबर 2025 में पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में, ये बात ज्ञात होनी चाहिए। मैथ्स का प्रश्न हम लोग टोटल 25 प्रश्न करेंगे। ठीक है, और आपसे ये गुजारिश है मेरे दोस्त, तो टोटल 25 प्रश्न आप लोग पहले खुद करके देखिएगा। इसके बाद यदि कितना सही हुआ 25 में से, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे दोस्त इससे ये होगा कि आपका जो भी तैयारी है उसको आंकलन करने में आपका बहुत अच्छा यहाँ से सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ। पहले नंबर पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 28:3 है। यदि गोले और अर्धगोले पर है, गोले का आयतन क्या होगा सेंटीमीटर में, ये आपको बताना है। समझ गए? तो एक गोले का आयतन और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था। तो सबसे पहले हम इसका अनुपात में दोनों का अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो गोले का आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है ना, ये फॉर्मूला 2D या 3D का कोई भी फॉर्मूला हो, ये आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अनुपात कितना था 28:3 था। तो यहाँ से क्या करें, आर स्क्वायर चले जाएगा, तो यहाँ पे आर बचेगा, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, माफ कीजिएगा 3 से ये 28 नहीं जाएगा ना, ये तो गुना होगा, ऊपर से 4 7 28 चले जाएगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या निकला 21 सेंटीमीटर निकला ना। तो आपसे प्रश्न में क्या बोले थे, क्योंकि त्रिज्या समान है ना, क्योंकि बोला गया गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर है। तो गोले का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो गोले का आयतन जो होता है मेरे दोस्त 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। यही तो गोले का आयतन होता है। तो 4/3 पाई का वैल्यू आप लोग पुट कीजिए, क्योंकि ऑप्शन में पाई का मान नहीं दिया गया है, यानी कि पाई का वैल्यू आपको पुट करना होगा। त्रिज्या का क्यों करना है, त्रिज्या क्या निकला था आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर का क्यों कीजिए, या 21 सेंटीमीटर से गुना कीजिए आप। ठीक है, तो 7 3 से 3 चला गया, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 88 गुना 21 करेंगे 441 के बराबर आ जाएगा। तो यही आप लोग का जो भी उत्तर होगा, इसको गुना करने के बाद आप लोग का उत्तर चले आएगा। तो इकाई डिग्री पे तो 8 होगा, यानी ये प्रश्न आपका नहीं हो सकते हैं। ये इन तीनों में एक प्रश्न आप लोग के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इसको यदि गुना करते हैं मेरे दोस्त, तो गुना कुछ नहीं करना, सिर्फ एक 8 से गुना करना है। तो यहाँ पे 8 है कम 8, 8 चौक 32, 3 हाथ में बचा, 8 चौक 32 3 35, यानी 3528। इसमें 3528 एक अंक छुड़ा के आपको जोड़ना होता है। 808, यानी लास्ट 3 डिजिट 808 है। तो संपूर्ण हम निकालने नहीं चाहेंगे, क्योंकि टाइम टेकन बहुत ही अति महत्वपूर्ण रेलवे के एग्जाम्स में होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम पूरा कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाएंगे, जितना हो सके ऑप्शंस को एक नजर को देख चलना। ठीक है, चलते हैं नंबर प्रश्न की तरफ। हो गया ये क्लियर? ठीक है, कोई भी प्रश्न में आपको यदि डाउट लग रहा हो कि हाँ ये प्रश्न में कहीं भी समस्या हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आगे जो आने वाले जो आपका शिफ्ट वाला जो एग्जाम्स होगा, या जो भी उसका पीवाईपी प्रश्न मेरे तरफ से किया जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका जो भी प्रश्न था उसको उस जगह लाया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय को 46,600 रुपया में निवेश किया था। ठीक है, दोनों ने जो धन कहीं पे इन्वेस्ट किया था 46,600 रुपया इन्वेस्ट किया था। वर्ष के अंत में, यानी एक साल के लिए दोनों गया, वर्ष के अंत में 7500 रुपये के कुल लाभ में से अनमोल का भाग 250 रुपया था। तो अनमोल का निवेश कितना था ये आपको बताना है। तो इस प्रकार प्रश्न कल भी पूछा गया था और परसों भी पूछा गया था। ठीक है, हर एक शिफ्ट में रिपीट 2 4 प्रश्न 5 6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं तो आपके आने वाले शिफ्टों में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था मेरे दोस्त कि कोई भी दो मित्र या दो दोस्त कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, यदि समान वर्ष हो, दोनों जो इन्वेस्ट किया गया पैसा समान वर्ष के लिए लगाया हो, समान अवधि के लिए लगाया गया हो, तो उसका जो प्रॉफिट होगा हमेशा जो धन इन्वेस्ट किया गया था उसके अनुपात में बांटा जाएगा। एक बात याद है,
ठीक है। यदि लगाया गया धन बराबर है तो जो लाभ का अनुपात होगा वो वर्ष के अनुपात में बांटा जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ अवधि तो समान है ना, अवधि दोनों के लिए समान है, तो जो इसका धन जो होगा, जो धन एक साथ लगाया मेरे दोस्त, तो ये लाभ के अनुपात में बांटना होगा। तो यदि मान के चलिए टोटल तो आपका लाभ 7500 रुपया था, ठीक है, उसमें अनमोल का कितना था, उसमें अनमोल का कितना लाभ था, 2700 रुपया, ठीक है। तो आयुष का लाभ क्या होगा बता सकते हैं यहाँ से, 7500 रुपया कुल लाभ में जब अनमोल का 2700 रुपया लाभ हुआ तो आयुष का कितना होगा, क्योंकि 7500 में आपको माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा 008 और 6 में 2 जाएगा 4, यानी 4800 रुपया आयुष का लाभ हुआ और अनमोल का 2700 रुपया लाभ हुआ। यही हुआ ना, ठीक है, यही हुआ ना लाभ। अब इसी के अनुपात में आपको इसके धन को बांटना है, जो धन टोटल इन्वेस्ट किया था। तो इसका अनुपात हम पहले निकाल लेते हैं। तो अनुपात क्या निकलेगा, तो वो संख्या से कटाइए जो दोनों संख्याएं कटे, एक कॉमन संख्या है, 3 नंबर 27 और 3 छक 16 48, यानी 9 और 16 का ये लाभ का अनुपात है। ये लाभ का अनुपात है। धन को तो लाभ ही के अनुपात में, बात तो एक ही बराबर है। यदि मान के चलिए हमको लाभ इकट्ठा दिया रहता तो इसको लाभ को जो बांटना था तो वो धन के अनुपात में बांटना था, बट यहाँ उल्टा है। यहाँ भाई क्या, लाभ का अनुपात दिया गया है, धन को बांटना है तो लाभ के अनुपात में बांट दीजिए यहाँ। तो टोटल यहाँ लाभ कितना कमाया ये 25 रुपया, लेकिन टोटल इन्वेस्ट कितना किया गया था 46,600, यानी 25 का वैल्यू 46,600 है। तो यहाँ से एक का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा इसी तरह। तो 5 से यदि कटाते हैं मेरे दोस्त, 5 नंबर 45 हो गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, फिर यदि 5 से इसको कटाते हैं तो 5 कम 5, 4, 5 अठे 40, 5 छके 30, 5 चौक 20, यानी 1864 रुपया एक का वैल्यू का मूल्य निकला। आपका एक का वैल्यू का मूल्य 1864 रुपया निकला। तो पूछा जा रहा है अनमोल का निवेश कितना है, तो अनमोल ने कितना निवेश किया था, 9 ही तो अनुपात में किया था। जब एक का वैल्यू 1864 तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि 9 से गुना कर देना। तो 9 चौक 36, हम गुना भी करने नहीं जाएंगे, इकाई डिजिट पे सबसे पहले हम देखेंगे। इकाई डिजिट पे 6 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शंस को एक नज़र आपको देखते चलना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में इतना नहीं रहता है मेरे दोस्त ख्याल, तो आपको यहीं से प्रैक्टिस करते करते जो एग्जाम हॉल में आपके लिए वो आदत बन जाए, ठीक है, समझ गए। चलते हैं, ये प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे दोस्त। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, तो मार्कअप प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित होता है, क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो 29% कोई भी वस्तु पे छूट दिया, आप छूट किस पे देते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, छूट जो देते हैं आप मार्क प्राइस पे देते हैं, यानी अंकित मूल्य पे देते हैं। कभी भी छूट की बात आए तो आप छूट अंकित मूल्य पे देते हैं। यदि आप क्रय मूल्य पे छूट देते हैं तो आपको 110% लॉस होगा, समझ गए। तो छूट कभी भी दिया जाए तो वो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक है। तो छूट देने के बाद जो 29% छूट देने के बाद जो भी मूल्य निकला जिसपे वो बेचा, तो इसका लाभ 4% का हुआ। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है। इतना बात, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आपको याद रखना है। तो मान लिया हम सीपी तो मेरे पास नहीं है, हम मान लिए सीपी जो मेरे पास होगा, कुछ भी होगा उसको 100% मान सकते हैं। अरे कोई भी वस्तु हम यदि खरीदे तो वो 100% तो पैसा दिए होंगे, ठीक है, तो 100% वो मान लिए हम। तो इससे कुछ आप मार्क प्राइस फिक्स किए होंगे। अरे डिस्काउंट जब दे के भी प्रॉफिट आप यदि कमा रहे हैं तो जरूरी बात है कि जितना में आप सामान खरीदे इससे कहीं ना कहीं ऊपर में फिक्स किए होंगे, तभी तो डिस्काउंट दे के प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। तो मार्क प्राइस आप कुछ फिट के, यानी अंकित मूल्य कुछ फिट के यहाँ, तो यही अंकित मूल्य पे आप 29% डिस्काउंट दे के वो वस्तु को 4% लाभ पर बेच रहे हैं। जो 100% का वस्तु था वो 4% लाभ पर बिक रहा है, यानी 104 रुपये में बेच रहा है। तो 104 ये मेरा सेल प्राइस हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो आपको अंकित मूल्य पूछा जा रही है, जो अंकित मूल्य होगा क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा ये आपको बताना है। हम 100% यहाँ इसीलिए माने मेरे दोस्त क्योंकि इसके द्वारा अंकित मूल्य को कंपेयर करने में आसान होगा, ठीक है। तो यानी कोई भी यहाँ पे मान के चलिए कुछ तो अंकित मूल्य होगा, अरे कुछ तो अंकित मूल्य होगा, तो उस पर 29% डिस्काउंट दे के 104 हुआ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अंकित मूल्य का 71% का वैल्यू 104 होगा। 29% तो डिस्काउंट दे दिया 100%। यदि आप एक सेकंड के लिए 100% इसको मानते हैं मेरे दोस्त, तो इसमें 29% डिस्काउंट दे दिया, 71% का वैल्यू बेचा आपके पास। तो 71% का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 104 के बराबर हो गया। तो 100% का वैल्यू ये यहाँ से अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप जानते हैं 104 बटे 71 कीजिए, गुना 100 कीजिए, ठीक है। या गुना 100 कीजिए या इसमें गुना कीजिए, तो कितने बार में जाएगा, तो 71 तो यहाँ कितना हो जाएगा 33, क्या 4 5 बार में, 5 बार में नहीं जाएगा, 71 चौके जाएगा, 4 एक 4 और 7 चौके 28 जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में नहीं, 7 बार में, 6 बार में, जी हाँ 6 बार में, यानी लगभग आप पकड़ सकते हैं 146, लगभग हम अप्रोक्सली पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर भी अप्रोक्सली दिया गया है। तो हम मान लेते हैं 146 रुपया इसका क्या होगा अंकित मूल्य होगा,
146 रुपया इसका अंकित मूल्य है। तो आपसे मार्कअप प्राइस खोज रहा है, मार्कअप प्राइस क्या है, यानी कि इसका जो 146 रुपया अंकित मूल्य निकला, आपका 100% था क्रय मूल्य दाम, 146% पे आप दिए, कहीं ना कहीं इसका मार्कअप प्राइस 46% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ अप्रॉक्सली भाग दिए थे मेरे दोस्त, तो 46% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 46.41% होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। समझ गए? तो मैथ्स को बिल्कुल समझना है, रटना नहीं है, या इस प्रकार भी नहीं बनाना है कि कोई भी सर बताए या कोई भी टीचर बताए उसको जिस तरह बताए उसी तरह हम कॉपी को उतार लो, उसको समझ के बनाना। समझ गए? चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न। तो ये चौथा नंबर प्रश्न, ये आपके शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछे गए थे, ये शिफ्ट सेकंड में भी पूछे गए थे। 27 नवंबर को जो पूछे गए प्रश्न थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी थे, सेकंड में भी थे, और आज शिफ्ट थर्ड है, इसमें भी प्रश्न दिए गए हैं मेरे दोस्त। तो 2 शिफ्टों में ये प्रश्न बताए गए हैं आपको। तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये प्रश्न हम कल बता चुके हैं, एक बार नहीं देखें वो वीडियो जाकर उसको देख लीजिए, बिल्कुल ईजी तरीका से वहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये ऑलरेडी प्रश्न हमने करवा चुके हैं 2 से 3 बार। चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, मोहन 460 में एक घड़ी खरीदता है, यानी ये कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, और इसे 483 में बेचता है, यानी ये सेल प्राइस हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? खरीदे आप 460 में, बेच रहे हैं 483 में, तो कहीं ना कहीं 23 रुपया आपको फायदा हुआ। 23 रुपया फायदा हुआ। फायदा आपको किस पे हुआ? जिस पे आप खरीदे, यानी 460 पे। तो 460 पे फायदा हुआ, 100% निकालने के लिए तो ये आपका लाभ परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं 23 दूनी 46 होता है, 20 पंचे 100 होता है, यानी 5% हम लाभ को घड़ी को बेच रहे हैं। तो 5% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न था, इसमें सोचने विचारने का समय नहीं लगाना। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। छठे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, 6500 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। 6500 रुपया का एक राशि था जिसको आप 20% प्रति दर से वार्षिक दर पे, यानी कि सालाना 20% का दर आप ले रहे हैं, तो 2 साल में वो धनराशि जो चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए, ठीक है, तो वो रिटर्न में आपको कितना देगा? रिटर्न यानी मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं कि 6500 रुपया 20% की दर से 2 साल का ब्याज क्या निकलेगा। तो 2 साल है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना, 2 साल है, सबसे पहले आपको 2 साल में क्या ब्याज आएगा इसको ये देखना है। तो ऊपर वाला ब्याज जो आता है मेरे दोस्त, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज होता है, ठीक है। पहले साल क्या ब्याज आ जाएगा, यानी 20%, 20% का वैल्यू क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 6500 का 1/5 क्या हो जाएगा? 1300। तो पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 1300। दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 1300 आ जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि पहले साल साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज, वो 0 हो जाता है, ठीक है। सेकंड में चलते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है मेरे दोस्त ब्याज का ब्याज लगना, ठीक है। तो जो पहले साल जो ब्याज लगा था इसका भी ब्याज सेकंड ईयर्स में जुड़ा जाएगा। तो पहले साल ब्याज क्या लगा था? 1300, 1300 का 1/5 यानी 20% दूसरे साल में जुड़ जाएगा। तो 1/5 क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 चौके 30, 260 रुपया। यहाँ तक समझ गए बिल्कुल आप। यहाँ से आप बहुत बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। आपसे यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछ दे तो ये ऊपर वाला, यानी कि ये जो खटाल आप बनाए इससे ऊपर वाला, यानी 1326, 2600 रुपया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यदि आपसे इसमें पूछ दे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो टोटल इसमें जोड़ देना है, तो यानी 2600 हो गया, इसमें 260 करेंगे तो 2860 रुपया, ठीक है। यदि आपसे पूछ दे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो संख्याएं हो, चाहे एक संख्या रहे या 2 या 3 संख्या जोड़ देना नीचे वाले को, या एक रहे तो 260, यानी कि इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 260, ठीक है। बिल्कुल फार्मूला यूज नहीं करना। इस सवाल, एक सवाल देके आपसे 3 भी उत्तर पूछे तो वहां पे आप इजी वे दे सकते हैं। तो आपसे मिश्रधन क्या पूछा गया था क्या? जी हाँ। तो मिश्रधन क्या हो जाता है? मिश्रधन होता है मेरे दोस्त मूलधन यानी 6500 और प्लस ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगा है आपका? 1860 रुपए। इसको जोड़ देने के बाद तो लास्ट 2 डिजिट 60 आ जाएगा, तो लास्ट 2 डिजिट 60 एक ही ऑप्शन में है, बाकी बाद आप इसको जोड़ सकते हैं। 8 5 13 और 6 2 8 9, 9360 रुपया आपका वापसी धन उससे आप लीजिएगा, जिसमें कि फायदा आपको 1860 रुपया। समझ गए? क्या कोई फार्मूला यूज हुआ इसमें? बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ आपको माइंड लगाना, सोच के सवाल को बनाना है, ठीक है। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। ये सरल कीजिए, ये सरलीकरण का सवाल है मेरे दोस्त, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, मतलब है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, नहीं तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये, ठीक है। बाकी बात, ये एग्जाम हॉल में जब आप रहते हैं ना, वहाँ छोटा से छोटा प्रश्न आपको जो है ना पैदा कर सकता है। वो प्रेशर, वो हाई लेवल का प्रेशर एग्जाम हॉल में रहता है मेरे दोस्तों, कभी बैठिएगा पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बोधमास का नियम करना है आपको, बोधमास का नियम फॉलो करना सबसे, आपको बोधमास
कौन सा ब्रैकेट होगी, छोटी ब्रैकेट सबसे पहले काम किया होगा, ठीक है, सबसे पहले छोटी काम किया होगा, छोटी ब्रैकेट का, समझ गए। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट इसमें कहाँ ये है, इसको पहले काम किया करेंगे, 3 2 5, अरे 5 हुआ ना, 6 पंचे 30, 30 हुआ, हो गया 30, ठीक है। 72 में 30 कितना जाएगा, यानी 2.4 हो जाएगा क्या, जी हाँ 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी ब्रैकेट है, प्लस 5 बच्चे 25 माइनस 8, ठीक है, गुना 5, आप बेटे कितना है 70। यहाँ तक बिल्कुल समझ गए आप, ठीक है, कुछ नहीं किया, 3 2 5 किया ना, 3 2 5, छोटी ब्रैकेट को हटाए, 6 पंचे 30 और 72 में यदि 30 से भाग देते हैं मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं 2.4 आएगा आपका, ठीक है। तो यदि ये दोनों को ऐड करते हैं आप तो कितना हो जाएगा, 24 दू सॉरी 25 दू 27.4, इसमें आपको 8 माइनस करना है, यानी इस 27.4 में यदि 8 को हम माइनस कर दे तो 19.4 आ जाएगा, गुना 5 बेटे 97। तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 चौक 20 2, 19 बचे 95, तो 97 बेटे 97 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा 1। एक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक कक्षा में 51 छात्रों का औसत 24 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह का औसत आयु 25 साल हो जाता है, तो शिक्षक की आयु वर्षों में क्या होगी, आपको बताना है। 51 छात्र था, ये भी प्रश्न पूछे गए थे, कल के शिफ्टों में ये प्रश्न करवा दिए गए थे ऑलरेडी। 51 छात्रों का औसत आयु कितना था मेरे दोस्त, 24 साल था। 51 छात्र का औसत आयु वो एवरेज होता है जो मिनिमम सबके बीच में आए, ठीक है, 24 साल हो गया। लेकिन यदि बोला जाता है उसमें एक शिक्षक की आयु शामिल कर लेना तो टोटल आयु 25 साल हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल एक साल आयु बढ़ जाएगा, एक साल एवरेज आयु बढ़ जाएगा सबका, ठीक है। तो जो 51 छात्र थे तो उसमें एक बढ़ जाने के बाद क्या 51 साल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरे समूह को जब औसत आयु चेक किए तो वो 25 साल हो गया। तो टोटल योग करने के बाद यहाँ से पता चलता है मेरे दोस्त 76 साल ओवरऑल इसका, 76 साल एज हो गया। तो 76 साल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। यानी 76 साल का यदि एक शिक्षक उसमें शामिल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पहले 24 साल था अब 25 एज उसका औसत आयु हो जाएगा, समझ गए। या तो आप इसको इस विधि से बनाए या आप दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, जैसे मान के चलिए दूसरे विधि से बनाना है आपको, तो 51 छात्रों का औसत आयु 24 साल था, तो टोटल यहाँ आयु का योग निकल जाएगा आपको, ठीक है। फिर एक बढ़ गया, यानी 51 छात्र थे, एक बढ़ गया, कहीं ना कहीं 52 हो गए होंगे, 52 हो गए होंगे, कितने औसत आयु हो गया, तो औसत आयु 25 हो गया, तो कहीं ना कहीं कुल औसत आयु 52 आदमी का हो गया, पहले 51 आदमी का, तो हमको एक आदमी एक्स्ट्रा उसका चाहिए, तो इन दोनों को माइनस कर दिया। तो कहीं ना देख सकते हैं आप गुना इसमें ज़्यादा, गुना आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, हालांकि ये संख्याएं गुना करने में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके जगह कुछ ऐसा संख्याएं दे दी जिसमें गुना करने में आपका समय जाया हो, तो बिल्कुल इस विधि से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक। नहीं तो यदि आप इस मेथड को पसंद करते हैं तो इस मेथड से भी आप लोग जा सकते हैं। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल लग रहे हैं, थोड़ा लंबा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इजी प्रश्न बनने वाला है ये, ठीक है। तो चलते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। एक ट्रेन पी, ट्रेन का नाम था पी, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 447 मीटर लंबाई वाली ट्रेन क्यू को, दूसरी ट्रेन है क्यू को पूर्ण रूप से पार करती है, जो 4.5 मिनट में समांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, ठीक है। तो पी को, यानी ये ट्रेन जो पहले वाली ट्रेन है, पी को 287 मीटर लंबाई वाली ट्रेन आर, यानी कोई तीसरा ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा, जो विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से आ रही है, समझ गए आप, ठीक है। यानी पहली ट्रेन जो जा रहा है इसका चाल दिया गया है, दूसरी ट्रेन का लंबाई भी दिया गया है और इसका चाल भी दिया गया है, कितना समय में पार कर रहा है ये भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, तभी तो कोई तीसरी ट्रेन को पार करने के लिए हमको लंबाई की आवश्यकता तो होगी। तो ट्रेन की लंबाई, यानी लंबाई जो होता है वो दूरी के बराबर होता है, तो दूरी क्या होता है, समय गुना चाल। अरे लंबाई यानी दूरी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, समय गुना चाल तो होगा, समय गुना चाल, समय गुना चाल तो होगा, यहाँ बात समझ गए आप। तो पार करने में कितना समय लग रहा था, 4.5 मिनट लग रहा था, इसको सपोज डेट के लिए 1 मिनट के लिए इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई ट्रेन समान दिशा में जा रही हो, दो ट्रेन समान दिशा में जा रही हो तो उसका चाल घट जाता है, ये भी मैंने बहुत बार बताया आपको। जब भी कोई दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में यदि एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो दोनों का चाल जुट जाता है, इतना बात समझ गए। तो क्या वो विपरीत दिशा में जा रहे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, तो मीटर ट्रेन क्यूब आ रही तो 45 मिनट में समांतर पे समान दिशा में जा रहे थे, यानी समान दिशा में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके चाल क्या होगा, चाल घटेगा। तो पहले ट्रेन का क्या था 84, दूसरी ट्रेन का क्या था 54, ये दोनों घट के क्या हो जाएंगे, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यही हो जाएगा ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम जानते हैं लंबाई निकालने के लिए, दूरी, टोटल लंबाई निकालने के लिए या दूरी निकालने के लिए समय गुना चाल करते हैं, तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा आपका
4.5 मिनट है, तो हम इसको ना करके 4.5 को हम इसको सेकंड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो सेकंड में परिवर्तित साइड से गुना करना होगा, तो ये जीरो चले जाएगा। ठीक है, गुना चाल, चाल क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ता है, यानी 30 गुना 5/18। बिल्कुल समझ गए। तो यहाँ से जो ट्रेन की लंबाई होगी वो मेरा निकल जाएगा। तो ट्रेन का लंबाई क्या निकला यहाँ से, तो 9 दूनी 18, 9 पच्छे 45। ठीक है, ठीक है, 2 से 3, तो 5 दिया 15, अब 15 दिया 45, यानी 450, और गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 0, 5 पचे 25, हाथ में दो, 5 22, यानी 2200 मीटर कुल दूरी निकला। कुल दूरी क्या है, दोनों ट्रेन की तो लंबाई है। जब भी बात करें कोई समान डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में आए, चाल कुछ भी डोंट मैटर, चाल कुछ भी हो, लेकिन हमेशा लंबाई जुटता है। तो ये जो लंबाई निकल के आया होगा मेरे दोस्त, ये ट्रेन पी और ट्रेन क्यू दोनों की लंबाई निकल के आया होगा 2250। इतना बात मान गए ना आप। ठीक है, दोनों की लंबाई निकल के आया, लेकिन दूसरे ट्रेन का लंबाई दिया गया था 447। दूसरे ट्रेन की लंबाई दिया गया था ऑलरेडी कितना, 447 दिया गया था। यदि इसमें 447 को माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, 1803 हो जाएगा। तो ये किस किस ट्रेन का लंबाई होगा, पी का ही तो लंबाई होगा, डी का लंबाई होगा ना मेरे दोस्त। तो ही तो ये तीसरे अब जा रहे हैं, इसको हम पास करवाने तीसरे ट्रेन से। ठीक है, तो चलते हैं हम तीसरे ट्रेन। अब इसका लंबाई निकल गया, ये मीटर में निकला, अब टेंशन नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है, पी को 287 मीटर लंबाई वाली ट्रेन आर को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, जो विपरीत दिशा में इतना मीटर प्रति घंटा से आ रहा है। ठीक है, समय लगेगा, तो समय क्या हो जाता है, समय निकलने के लिए दूरी बेटे, समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बेटे चाल। समय क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, दूरी दिया गया है, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी होगा। तो दोनों दूरी की पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई एक हो जाएगा, यानी पहली ट्रेन की लंबाई 1830, दूसरी ट्रेन की लंबाई 287। तो ये मेरा दूरी का निर्माण करेगा, समझ गए। अब चाल क्या है, पहली ट्रेन का चाल तो 84 दिया गया था, दूसरी ट्रेन का चाल 87 दिया गया था। क्या दोनों घटेंगे चाल, नहीं घटेंगे, क्योंकि वो विपरीत दिशा से आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं, दोनों की चाल जुट जाएगा, यानी 87 और 84 जुट जाएगा, 7 4 11, एक हो गया, और 8 8 16 एक 17, यानी 171 क्या होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 लेकिन ऊपर से 18 से गुना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो इसको ऐड करते हैं, 7 3 10, 1 8 1 9, 8 2 10, 1 1 2, 2090 हो गया, 171 गुना नीचे 5 हो गया, और गुना 18। यहाँ तक बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल इजी है। आपको कैलकुलेशन करने के लिए इसमें थोड़ा समय जा सकते हैं, बिल्कुल आप लोग आराम से देखिएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार में जा सकता है, इसको हम यदि 5, इसको हम 9 बार से पहले खत्म, 9 दूनी 18, 9 एका 9, 9 नमा 81, 19 से कम 19, 19 से कम 19, ये हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 22 दूनी 44 सेकेंड आंसर। ठीक है, तो 44 सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, हमने कुछ नहीं किए। पहली और दूसरी पी और क्यू जो दो ट्रेन थी, जो सेम डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों का एक का लंबाई दिया गया था ट्रेन का, दोनों का चाल दिया गया था, कितना सेकंड में पार कर रहा है, कितना मिनट में क्रॉस कर रहा है, ये भी दिया गया था। तो हमको सबसे ज़्यादा जरूरी था ट्रेन की लंबाई निकालना, क्योंकि ट्रेन की लंबाई यदि नहीं निकलता तो जो हम तीसरी ट्रेन को क्रॉस करवाने वाले थे, तो वहाँ पे लंबाई निकालना बहुत जरूरी था मेरे दोस्त, क्योंकि समय निकालना था। समय हम जानते हैं दूरी बेटे चाल होता है, दूरी जो हो जाएगा वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। समझ गए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लंबाई निकालना जरूरी था। लंबाई निकाल के इसके बाद पी का लंबाई निकल गया, इसके बाद इजी तरीका से यहाँ पे अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। समझ गए, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 मीटर गड्ढा कुआं खोद सकते हैं, तो 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो 11 आदमी 19 दिनों में इतना टोटल काम करेंगे, तो गड्ढा कितना खोज रहे हैं, 59 मीटर। इसका बराबर क्या हो जाएगा, 2 दिनों में कितना गड्ढा खोला जा रहा है, 118, कितना आदमियों की जरूरत होगी, तो यहाँ से मेन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 दिन हो जाएगा, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 से 2 बार में, यानी कि दूसरा जो आदमी लगेगा 118 मीटर खोदना है वो 209 मीटर। बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसमें बिल्कुल आपको दोनों को इक्वल कर देना, दोनों को बराबर कर देना। क्या दोनों को बराबर कर देना कि मेन 1 गुना डे 1। अब बेटे कितना काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, ठीक है, उसको नीचे, यानी 59 को नीचे, या फैंसी को नीचे ला देना। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मेन 2 गुना डे 2। ठीक है, ये 118 थे, ये 59 थे, इसके बराबर आपको कर देना। समझ गए, बिल्कुल इजी प्रश्न था। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 1/20 2/60 का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो का इसका कितना परसेंट है, 2/60 का कितना परसेंट है, जब भी का आए तो इसको आप नीचे तरफ लेते आइए, यानी 1/20 जो है
2/60 यानी कि 1/30 का कितने परसेंट है, तो ये ऊपर चले जाएगा तो 1/20, ये ऊपर चले जाएगा ना, तो 30। अब गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हमेशा करते हैं, तो 2 से 20 पंचे 100 यानी 150% हो जाएगा। समझ गए, यानी कितना हो जाएगा 150%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 1/20 2/60 का कितना परसेंट है, यानी 2/60 का कितना परसेंट हम निकाले जो 1/20 होगा, तो 150% निकाल के आप देख लीजिए 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। इसको चाहे आप मेथड से भी बना सकते हैं, और इस सवाल को हम ऑप्शन से करने की विधि आप लोग को इस सेशन में हम लोग बताएंगे। कल इसको बताए थे, थोड़ा सा थॉट विधि से बताए थे, आज आपको ये सवाल बताएंगे ऑप्शन से। ये सवाल को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी करना अपने आप में एक खेल है मेरे दोस्त। कुछ सवाल वैसे हैं कि एक सवाल को 2-3 विधि बनाना आपको आना चाहिए, कि कोई भी एग्जाम्स में मान के चलिए कहीं दिक्कत आपको वैसा हुआ तो आप वहाँ पे ऑप्शन विधि से भी जा सकते हैं। एक पर्स में केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या भी दिया गया है 118 और उसका मूल्य भी दिया गया है 185। तो 5 रुपये सिक्के कितने को बताना है। ठीक है, तो जब भी कोई सवाल आप ऑप्शन से बनाते हैं तो एक चीज जो इसमें दिया गया है उसको आप प्रूव करना होता है, चाहे वो आप सिक्के को प्रूव कर लीजिए, चाहे वो रुपये को प्रूव कर लीजिए। तो हम रुपये को प्रूव करेंगे, ठीक है, कि 855 रुपया मेरा बैलेंस आएगा, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सिक्के में कितने रुपये थे, 5 रुपये थे, और कितने थे, 10 रुपये थे। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका से समझिएगा। तो मान लिए हम क्या खोज रहे हैं कि 5 रुपये के कितने सिक्के थे, तो मान लिए कि 5 रुपये का सिक्के, ऑप्शन नंबर पहला पकड़ते हैं कि 55 सिक्के थे, मान लिए। तो 5 रुपये का जो सिक्का था वो 55 सिक्का था, तो 55 सिक्का पर सिक्का 5 रुपया, तो 55 सिक्का का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 पचे 25, यानी 275 रुपया हो जाएगा। ठीक है, टोटल 118 सिक्का थे, टोटल 118 सिक्के थे, 55 सिक्के तो ऑलरेडी आपने ले लिए, तो शेष जो 10 रुपया वाला सिक्का बचा, कितना बचा होगा, यानी 3 6 5 11 यानी 63 सिक्का बचा होगा। तो 63 सिक्का किसका बचा होगा, 10 रुपये का बचा होगा ना, 10 रुपये प्रत्येक सिक्का वाला। तो एक सिक्के का दाम 10 रुपया था, 63 सिक्के का दाम 630 रुपया था। बस हमको क्या प्रूफ करना था, तो ये तो मूल्य निकलाना मेरे दोस्त, अरे यही तो मूल्य निकलाना था। हमसे क्या प्रूफ करना था, टोटल इसका मूल्य जोड़ के देखेंगे क्या 855 के बराबर आ रहा है या नहीं। यदि 855 के बराबर आ रहा है तो हम यहाँ से समझ लेंगे 100% सही है। यदि 855 के बराबर नहीं आ रहा है तो यहाँ से समझ जाएंगे 1% भी सही है। समझ गए। तो यदि हम इसको ऐड करते हैं 5 तो आ गया, सिंगल डिजिट तो मिल रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, 7 3 10, 0 होना चाहिए, 5 हो गया, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको समझाने के लिए थोड़ा बताया मेरे दोस्त, खुद पे इसको करते हैं ना, बहुत ईजी तरीका से इसको आप कर सकते थे। ठीक है, तो यानी हम यहाँ से समझ गए कि ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है, तो हम लोग किस पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 पे चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। 5 रुपये कितने सिक्के, मान लेते हैं 65 सिक्के हैं, तो 65 सिक्के 5 रुपया प्रत्येक सिक्के का मूल्य है, तो टोटल मूल्य क्या हो जाएगा 5 रुपये सिक्के का, 325 रुपया हो जाएगा ना, जरूर हो जाएगा। 118 टोटल सिक्के थे, इसमें ऑलरेडी 65 सिक्के 5 रुपये के हैं, तो 10 रुपये के सिक्के इसमें कितना आ गए, तो आप बोल सकते हैं कि 53 आ गए, 53 ही तो बचेंगे। तो एक सिक्के का दाम 10 रुपया, तो 53 सिक्के का दाम कितना हो जाएगा 530 रुपया। तो क्या इनका मूल्य 855 के बराबर आ रहा है क्या, देख लेते हैं। 5 3 2 5 3 2 8, जी हाँ 100% आ रहा है। अरे 100% आ रहा है ये, तो यानी जो हम ऑप्शन उठाए थे वो 110% सही। समझ गए आप लोग, जो भी हम ऑप्शन उठाए थे वो 110% सही है, यानी कि 5 रुपये वाले सिक्के आपके पास 65 होना चाहिए और 10 रुपये वाले सिक्के आपके पास 53 सिक्के होने चाहिए। समझ गए, ये आपका सिक्कों की संख्या, ये आपका सिक्कों की संख्या है। ठीक है, ये आपका सिक्कों की संख्या। हम एक्स पे नहीं जाएंगे मेरे भाई, एक्स पे हम जानते हैं, हम मान लेंगे कि 5 रुपया का सिक्का एक्स है और 10 रुपया का सिक्का 118 माइनस एक्स है। ठीक है, फिर इसको हम गुना 5 से करेंगे, फिर इसको गुना 10 से करेंगे, दोनों को जोड़ के बराबर हम 855 के बराबर कर देंगे। लेकिन एग्जाम समय बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ थोड़ी सी संख्याएं छोटा दिया गया, तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहीं ये सिक्कों की संख्या आपके पास दे दे 9250 है, तब आप क्या कीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से सवाल से बचना है, तो आपको जिस तरह हो आंसर पे जाना है मेरे दोस्त। ठीक है, ग्रुप डी समझ गए, क्योंकि इसमें साइंस भी उसी लेवल का आता है जिस लेवल का मैथ आता है। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो हमेशा यदि तृतीय अनुपाती, प्रथमानुपाती या द्वितीयानुपाती पूछते, या द्वितीयानुपाती नहीं होता मेरे तो मध्यमानुपाती यदि पूछते, आपको कुछ नहीं करना। यदि इस प्रकार सवाल आए तो एग्जाम सॉल्व में आपको a अनुपात b समानुपात b अनुपात c ये आपको बना लेना है। यदि आपसे प्रथमा अनुपाती पूछते, यानी कि प्रथमा अनुपाती तो a हो, अरे प्रथमा अनुपाती तो a हो गया ना, यदि आप परमाणुपाती पूछते तो आपको क्या करना है इस जगह, यानी कि ये दोनों तो गुना के रूप में है ना, a बराबर b² बटे सी।
ये दोनों अलग नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का दोस्त हैं ये दोनों, समझ गए। यदि आपसे मध्यमा अनुपाती पूछ दे, मध्यम में तो ये है, तो ये दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते, यानी ये दोनों साथ रहेंगे, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों गुना है, बी स्क्वायर हो जाएंगे, एक सेकंड, बी स्क्वायर हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर बराबर जो आपके पास बचा उसका गुणनफल यानी ए सी हो जाएगा, ठीक है। आपसे तृतीय अनुपाती पूछ दे, तृतीय अनुपाती सी है, तो सी बराबर ये दोनों नहीं हो सकते हैं, गुना चाहिए, तो बी स्क्वायर बेटे ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बटे बी अब बराबर बी बटे सी, ठीक है। तो जिस प्रकार आप निकालना चाहें, तो आपसे तृतीय अनुपाती पूछा गया था ना, एक्स तृतीय अनुपाती यानी बी स्क्वायर बटे ए, तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त बी स्क्वायर बटे ए, तो बी तो ये है ना, यानी 24 गुना 24, यानी 24 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और ए आपके पास 32 है, 32 से भाग दीजिए, 8 चौके 32, 8 तिया 24 और 4 छक्के 24, तो एक्स का मान क्या निकला आप लोग के पास 18, तो तृतीय अनुपाती इसका 18 होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, समझ गए, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 267 मीटर और 153 मीटर लंबाई दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसका चाल घटेगा। सवाल को पढ़ते पढ़ते वहां से कैलकुलेशन करने की विधि अपना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, तो तेज चाल वाली ट्रेन को धीमी चाल वाली ट्रेन को पुनः पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय आप लोग जानते हैं क्या हो जाता है, दूरी बेटे समय, दूरी बेटे चाल, समय यही होता है ना, दूरी बेटे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो जुट के क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यानी कुल दूरी यहाँ से मेरा निकल के चले आएगा मेरे दोस्त, जीरो जीरो, यानी 400 मीटर ना, एक सेकंड, कितना निकल के आएगा दूरी, दोनों को ऐड करना है, तो दूरी जो निकल के आएगा मेरे दोस्त, समय जो हो जाता है ना, समय हमको निकालना, टाइम निकालना है, टाइम जो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आएगा, 7 3 10 के 0, 1, 6 5 11 12 के 2 हाथ में 1 है, 2 1 3 1 4, यानी 420 मीटर टोटल डिस्टेंस, ठीक, ठीक है। स्पीड क्या है आप लोग के सामने, स्पीड क्या है, तो स्पीड 162, एक ट्रेन की है, दूसरी ट्रेन की 36 है, लेकिन एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसका चाल घटेगा, यानी पहले का चाल 162 था, दूसरे का 36 था, दोनों घटेगा, यानी ये 6 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 5 में 3 जाएगा 2, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना, क्योंकि समय आप लोग का ऑप्शन में सेकंड में दिया गया है, तो इसको 5 बटे 18 से गुना करते हैं, तो 18 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो ये मीटर बटे सेकंड में होगा, समझ गए। तो यहाँ से मीटर मीटर और सेकंड ऊपर जाकर यहाँ सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये मीटर पर सेकंड मात्रा उतना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कितना 7 बार में जाएगा, 7 बार में, ठीक है, 7 छक्के 42, 5 से 12, यानी 12 सेकंड में जो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी तेज गति से चलने वाली ट्रेन पूरी तरह क्रॉस कर देगी। 12 सेकंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो हमेशा इस बात को आपको ज्ञात रखना कि जब भी कोई सेम डायरेक्शन में जाए चाल को घटा देना है, अपोजिट डायरेक्शन से आए चाल को जोड़ देना है, लेकिन दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई को जोड़ देना, समझ गए। सिर्फ ये नियम याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक व्यक्ति अपनी आय 60% बचाता है और उसका व्यय 440 रुपया है, तो उसका आय कितने रुपये में होगी बताना है। तो आय मेरे पास कितना था हमको नहीं पता, लेकिन आय को हम मान लेते हैं कि जो भी आय मेरे पास होगा वो 100% होगा, ठीक है। जो भी आय होगा मेरे पास 100% होगा, तो 100% में 60% ये बचत कर रहा है, बचा रहा है, तो हम बोल सकते हैं 40% ये खर्चा कर रहा होगा। 40% खर्चा कर रहा है परसेंटेज में, लेकिन खर्चा सामान्य रूप से रुपया में 440 रुपये कर रहा है, यानी 40% का वैल्यू 440 के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 100%, आपको आय निकालना है। तो आय क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपली देख सकते हैं 1100 हो जाएगा, 4 से ये 11 जाएगा ना, तो नीचे हमेशा गुना होता है, तो 1100 रुपया ये रुपया में आ जाएगा, इसका आय है, तो 1100 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ये भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है cos थीटा 5 बटे 13 है, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 बटे cos थीटा क्या होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो जाता है मेरे दोस्त, अरे cos थीटा क्या हो जाता है, क्या बता सकते हैं cos थीटा क्या होता है, आधार बेटे कर्ण, अरे यही तो cos थीटा होता है ना, आधार बेटे कर्ण, ठीक है। तो आधार 5 है, कर्ण 13 है, तो क्या लंब निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं, लंब 12 होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। बस इस पर आप लोग पुट कीजिएगा, यहाँ से ऑलरेडी आपके पास निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका आप यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाते हैं, साइन थीटा लंब बेटे
कर्ण, तो लंब कितना है इसमें 12, कर्ण कितना है 13, यानी 12/13। उसी प्रकार यहाँ देखना है तो 1 ये सिर्फ चिन्ह परिवर्तन है तो वही 12/13। यहाँ तक समझ गए आप लोग, बिल्कुल इजी वे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इसका यहाँ से कर लेते हैं। तो 13 में 13 यानी 1/13 गुना 13 और 12 25/13, ये गुना ऊपर जाएगा तो 13/25। तो यहाँ से 13 13 गया तो रूट अंडर 1/25 का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। तो यही आप लोग का राइट आंसर होगा 1/5। ठीक है, तो आप लोग उत्तर एक के साथ जा सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए यदि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किसके बराबर होता है मेरे दोस्त, ये नहीं पता है तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, पढ़े होंगे बचपन में, ये लाल बेटे कक्का। ठीक है, लाल बेटे कक्का, इसको याद रखिएगा आप। यदि साइन थीटा पूछ दे, यदि आपको साइन थीटा पूछ दे, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा ये हो जाएगा, यानी लंब बेटे कर्ण। कॉस थीटा पूछ दे तो इसको याद रखना है आधार बेटे कर्ण, और टेन थीटा पूछ दे तो इसको याद रखना है लंब बेटे कर्ण। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा, यानी कोसेक थीटा के बारे में पूछ दे तो ठीक होगा उल्टा कर देना, कर्ण बेटे लंब, या सेक थीटा के बारे में पूछ दे तो कर्ण बेटे आधार, या कॉट थीटा के बारे में पूछ दे तो आधार बेटे लंब, ठीक उसका अपोजिट कर देना। समझ गए, तो इसको मुख्य रूप से आपको याद रखना है। एक प्रश्न इसमें से आपको बन जाएंगे यदि ये याद रखते हैं तो। पहले 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कभी भी प्रश्न पूछे 50, यदि सम में पूछे, यदि सम में पूछे कि पहले डैश, पहले n समप्राकृत संख्याओं, यदि आपसे पूछे मेरे दोस्त पहले n समप्राकृत संख्याओं, समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n+1 कर दीजिएगा। समझ गए, ये पहला। यदि आपसे पूछे पहले n विषम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये खुद n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सम पूछा जा रहा है तो इसमें 1 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 51, इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमेशा ये याद रखना है, बिल्कुल इजी थे। 18 नंबर पे चलते हैं मेरे दोस्त। 18 नंबर में प्रश्न में बोला जा रहा है यदि 485 पर अंकित एक वस्तु 293 रुपये में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। छूट हम जानते हैं हमेशा अंकित मूल्य पे निकाला जाता है, यानी 485 ये अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य 485 है, लेकिन वो वस्तु को बेचे आप 293 रुपये में, तो कितने छूट दिए, क्या रुपया आप छूट दिए, यानी ये इसमें इसको माइनस करना होगा। तो कितना रुपया छूट यहाँ से चला गया मेरे दोस्त, 2 रुपया हो गया, 9 रुपया, यानी 192 रुपया आप छूट दे रहे हैं। छूट दे किस पे रहे हैं, 485 यानी अंकित मूल्य पे हम दे रहे हैं। तो अंकित मूल्य को आपको नीचे लिखना, 100 से गुना करने के बाद ये परसेंटेज में चला जाएगा। तो इसको 5 से करते हैं 35, ठीक है, 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसको करने के बाद 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 2 1 2 1 3, यानी कि 3840/97 हो जाएगा। तो ये कितने बार में जा रहा है, क्या 4 बार में जाएंगे तो 9 चौक 36 3, और 9 चौक 36 3 नहीं, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये वाला तो उत्तर नहीं हो सकते हैं, 3 तो हो जाएंगे। ठीक है, 3 बार में क्या जाएगा, तो 7 या 21 हम कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। 3 बार में जाएगा तो 7 या 21 हो जाएगा, 2 और 9 या 27 2 29, यही हो जाएगा ना 291। 3 से गुना करते हैं तो 291 हो जाएगा। ठीक है, 291 हो जाएगा, 291 माइनस जाएगा, क्या बचेगा मेरे दोस्त, 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यही होगा ना 91, और ऊपर से 0 हो जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा, ये तो 3 बार में गया, हम समझ लिए। तो 930 कितनी बार में ये जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इसको 100 मानते हैं ना, तो 900 9 बार में, लेकिन 9 बार में क्या ये जाएगा, 9 7 63 पे 3, हाथ में 6, 9 में 81 6 87, जी हाँ 9 बार में जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर इसका 89.59 देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका कमेंट क्या होगा, आप लोग फुली कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में हम अप्रोक्सीमेटली निकाले यहाँ से। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज था PMN में, एक त्रिभुज था आप लोग के सामने, क्या त्रिभुज था, PMN। ठीक है, जहां की कोण P दिया गया था 76 डिग्री। ठीक है, तो M और N पर बाहरी कोण के द्विविभाजित एक दूसरे पे बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। क्या प्रश्न में बोला जा रहा है कि M और N के बाहरी कोणों, यानी ये वाला बाहर कोण है, ये वाला बाहर कोण है, बाहरी कोणों पे द्विविभाजक एक दूसरे बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। बाहरी कोण जो है द्विविभाजक, यानी एक दूसरे के विभाजित करते हुए यहाँ पे O पे बिंदु प्रतिच्छेद करती है, इस जगह प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, O पर, तो कोण MON, यानी ये O है, तो ये कोण कितना है ये आपको बताना। ठीक है, ऐसा यदि इस प्रकार ये एक तरह पारदर्शी, ये यदि इस तरह इमेज वाला सवाल एक तरह देखने को मिल रहा है, नीचे कोण ही होगा, इमेज होगा, यदि इस प्रकार सवाल दे दे मेरे दोस्त, तो कोण MON जो हो जाएगा, ठीक है, कोण M और N जो हो जाएगा 90 माइनस कोण P/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये बात आपको याद रखना। तो क्या हो जाएगा, कोण MON क्या होगा 90 माइनस कोण P क्या हो गया 76, 76 को 2 से भाग देते हैं, आप क्या बचता है, 76 को यदि 2 से भाग देते हैं तो कहीं ना कहीं 38 बचता है, तो इसमें यदि माइनस कीजिएगा आप तो ये 52 चले आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, 52 इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
बिल्कुल आसान। तो ये फॉर्मूला आप लोग के लिए वरदान साबित होगा, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न हूबहू आता है, प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया, सीएचएसएल में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 2x हो तो एक्स पे पावर 4 माइनस वन किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। यदि एक्स का वैल्यू निकल गया तो इजी तरीका से सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x यदि बराबर के इस पार करते हैं तो इसका टू जीरो हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना, बराबर जीरो। अरे तभी तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस 2ab, तो यानी माइनस 2a यानी एक्स, बी यानी एक से किसी से भी गुना करते हैं तो वही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यदि एक निकला मेरे दोस्त तो इसका वैल्यू आपका जीरो के बराबर चले आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए। चलते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 3 दिन 8 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ करते हुए उसी कार्य के 3 गुना भाग को 3 गुना करने में कितना समय कितना दिनों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए थे, बी थे, सी थे, कितने कितने दिनों में कर रहे थे, 3 दिन में कर रहे थे, 8 दिन में कर रहे थे, 24 दिन में कर रहे थे। तो आपके पास एक टोटल वर्क होना चाहिए जिसको काम कर रहे हैं। हवा में तो काम कर नहीं रहे होंगे, तो आपके पास एक टोटल वर्क होनी चाहिए, टोटल वर्क होनी चाहिए, टोटल क्षमता होनी चाहिए, टोटल काम करने का एक टारगेट होनी चाहिए। तो वर्क क्या होता है, जो इसका एलसीएम हो, जो सबसे विभाजित हो जाए। तो क्या इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 24 का, 24 सबसे विभाजित हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, तो यही एलसीएम होगा। यदि इस जगह 24 नहीं होता तो इससे दुगुना हमें अप्रोक्सीमेट चेक करते हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल काम कितना इकाई हो गया आपके पास, 24 इकाई हो गया। ठीक है, तो यदि ए 3 दिनों में पूरा काम कर रहा है, ठीक है, तो ये एक दिन में कितने इकाई कर लेंगे, यानी 8 इकाई। ए बी यदि 8 दिनों में पूरा काम कर रहा है, टोटल 24 इकाई आपके पास काम है, यदि पूरा काम वो 8 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितने इकाई कर लेंगे, 3 इकाई कर लेंगे। एक दिन में यदि 3 इकाई भी करेंगे तभी तो टोटल 24 इकाई काम करने में 8 दिन समय लगेंगे। सही है। सी यदि टोटल काम को 24 दिनों में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितने इकाई करेंगे, यदि टोटल 24 काम ही हो तो दिन में एक इकाई करेंगे, तभी तो 24 दिन में खत्म होंगे। ठीक है, तो यानी ये ए बी सी एक दिन में कितनी इकाई काम कर रहा है ये दर्शा रहा है। समझ गए आप लोग? तो बोला क्या जा रहा है, एक साल काम करते हुए वे सभी कार्य को 3 गुना करने में कितना समय लगेगा। कार्य को 3 गुना, तो कार्य करना कितना था आपको, 24 करना था, तो इसका 3 गुना अब आपको लेना, क्योंकि साफ साफ प्रश्न बोला जा रहा है 3 गुना काम, तो यानी 24 दिया 72। इसको खत्म करने के लिए कितना, यानी एक दिन में कितना तीनों मिलकर काम करेंगे, तो 8 3 11, एक 12 इकाई काम करेंगे, 12 इकाई काम करेंगे सर। टोटल आपके पास 72 इकाई काम है, इनमें यदि 12 इकाई करते हैं तो कहीं ना कहीं बरछक 72 ये 6 दिन में काम को निपटा देगा। तो 6 दिन इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीका से इस सब सवाल को आपको बनाना है। 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा है भी, कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं दिया गया था, 42 था, 34 था, 20 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। तो संगत भुजा यदि हम करते मेरे दोस्त, तो सबसे लंबी भुजा यदि आधार हम इसको 42 मानते हैं तो इसके संगत ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक, ये आपको बताना है ये भुजा क्या होगी। तो इसको बनाने का और भी विधि है, तो वो कभी भी विधि वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, तो ए प्लस बी बटे सी बटे 2 हो जाता है। यानी तीनों को योग करके हमको 2 से भाग देना है, तो तीनों को योग करेंगे कितना होगा, 42 20 62, और 62 करेंगे तो कितना होगा 96, 96 को यदि 2 से भाग करते हैं तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो गया, यानी अर्ध परिमाप एस बराबर 48 आप लोग का निकल गया। अब आपको हीरोन सूत्र का फॉर्मूला लगाना होगा। हीरोन सूत्र का फॉर्मूला लगाना होगा। हीरोन सूत्र क्या बोलता है एरिया निकालने के लिए मेरे दोस्त, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, समझ गए? तो यानी एस कितना है इसमें 48 है, गुना 48 में ए जाएगा, यानी 48 में 42 को हम भेज देते हैं कितना 6 होगा। 48 में यदि 34 को हम भेज देते हैं कितना होगा 14 होगा, और 48 में यदि 20 को भेज देते हैं तो 28 होगा। ठीक है, तो इसमें हमको रूट अंडर है तो 2 में 1 को हमको निकालना है। तो 2 में 1 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं 7 दूनी 14 होगा, यहाँ भी 7 दूनी सॉरी 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 होगा, यहाँ 7 दूनी 14 होगा। ठीक है, तो 7 2 2 आ रहे हैं तो एक 7 बाहर चले जाएंगे, यहाँ 4 जा रहे हैं, एक यहाँ 2 चले आएंगे, यानी ये 7 ये 7 ये 4 गए, अब 2 बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 दूनी 2, तो यहाँ 2 आ रहे हैं, ये दोनों गए तो एक 2 बाहर आ गए। 3 यहाँ देख सकते हैं 16 48, 3 2 आ रहे हैं तो ये 3 गए, यहाँ 3 1 बाहर आ गए, 4 चौके 16 आप जानते हैं, तो गुना कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 14 दूनी 42। अब 42 गुना आप यदि 12 करते हैं मेरे दोस्त, 42 गुना 12 कितना हो जाएगा 336, यानी 336 ये टोटल आप लोग का एरिया निकला। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, इस एरिया का पूछा ऊंचाई पूछा गया था, तो बस यहाँ से हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई निकाल दीजिए जब एरिया आप लोग के सामने निकल गया है तो। ठीक है, समझ गए? तो यानी हाफ
आधार कितना था 42, सबसे बड़ी भुजा। हाइट निकालना है 336 के बराबर है, तो सच्छक 42, सच्चों के 28, 7 8 56, 2 से 3, 3 से 16, यानी हाइट जो इसका हो जाएगा मेरे दोस्त वो 16 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यही आपका राइट आंसर होगा, 16 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। तो बिल्कुल इसी तरह बनाना है आपको। सबसे पहले हीरोन फार्मूला सूत्र करके इसका एरिया निकाल लेना है, बस इसके बराबर आपको कर देना है। टाइम हो रहा है, जल्दी हम लोग आगे प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, 4 बच्चे IJLL नाम है इनका, ठीक है, और उसका औसत आयु 9 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु 9 वर्ष है, तो टोटल आयु ये 4 बच्चे का क्या हो जाएगा, तो 9 चौक 36। ठीक है, और भी आगे 4 बच्चे थे, इसका भी औसत आयु 12 वर्ष है, तो इसका टोटल आयु क्या हो जाएगा, तो यानी 4 से औसत है, तो यानी 4 से गुना, यानी बच्चों का 48। ठीक है, तो यदि इसके औसत, इसके कुल आयु और इसके कुल आयु में यदि हम अंतर करें, इसके कुल आयु और इसके कुल आयु में यदि हम अंतर करें मेरे दोस्त, तो कितना अंतर निकल जाएगा, 12 साल निकल जाएगा। तो 12 साल ये किसका अंतर निकलेगा, तो जो इसमें कॉमन नहीं है उसका अंतर निकलेगा। जैसे आई तो दोनों में है, ठीक है, आई दोनों में है, जे दोनों में है, जे दोनों में है, एल दोनों में है, एल दोनों में है, यानी एक एम है एक के है, यानी कि के माइनस एम जो होगा वो 12 साल के बराबर होगा। यहाँ तक समझ गए आप। तो यहाँ पे बोला जा रहा था के 5 वर्ष का है, सॉरी माफ कीजिएगा, एम माइनस के हो जाएगा, एम माइनस के हो जाएगा बराबर 12 साल का है। तो बोला जा रहा है के 5 साल का है, यदि यहाँ के 5 साल का होगा तो कहीं ना कहीं एम 17 साल का होगा, तभी तो 17 में 5 जा रहा है, 12 बच रहा है, तो एम कितने साल का ये आपको बताना है, 17 साल का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। समझ गए। ठीक है, तो आप दोनों को अंतर कर देना था इसको, और साफ बोला जाता है कि 5 साल का है, तो इजी वे यहाँ से हम एम का निकाल सकते थे। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। बोला जा रहा है 3 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो उसे 2 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो 3 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में, क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल इतना कार्य हुआ होगा, अरे टोटल इतना वर्क हुआ होगा, टोटल इतना वर्क हुआ होगा, 3 गुना 20। अब इसको 2 दिनों में करना है आपको, तो कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगा, 30 आदमी की आवश्यकता पड़ेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके लिए। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की तरफ। तो इसको सबसे पहले आपको बोधमास जो बता दिए गए हैं, ऑलरेडी इस पे सेशन हो गया है मेरे दोस्त। तो बोधमास का यदि प्रश्न, यदि आप अभी भी बोधमास के नियम में फंसे हैं, तो इसका ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम क्रिया करेंगे, तो छोटी ब्रैकेट कहाँ, यहाँ है, तो इस पर काम क्रिया करते हैं हम उसको। इसका काम क्रिया करेंगे तो एक में यदि 1 पॉइंट माइनस जाएगा तो ये माइनस 0.5 यानी कि माइनस हाफ हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1/15 और 1/15 माइनस 1/हाफ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 13 ये 30 हो जाएगा, 13/30 हो जाएगा, तो 13/30 हो गया। ठीक है, समझ गए, माइनस हो जाएगा। अब यदि हम इधर से लेते चले मेरे दोस्त, 1/6 प्लस 9 चौके 36 यानी 0.4 यानी 2/5। ठीक है, 2/5, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है ना, ये सॉरी ये माइनस में है, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 13/30 माइनस करेंगे, माइनस 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13/30 हो जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहीं गड़बड़ हुए, कहीं गड़बड़ हुए, बिल्कुल बेसिक से करते हैं हम लोग। इसमें जाएंगे तो क्या बचेंगे, हाफ, वो भी माइनस में, प्लस माइनस माइनस 1/15 है ना, तो ये क्या होंगे, 2 इधर 15 होंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे माइनस 13/30, माइनस 13/30, और माइनस माइनस प्लस 13/30। ठीक है, ठीक है, इसको करते हैं तो 1/6 और प्लस 9 चौक 36 0.4 यानी 2/5 प्लस, इसको यदि करते हैं 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17/30, और यदि इसको करते हैं 13/30, एलसीएम ले लेते हैं 30, तो ये 17 और 13 क्या हो जाएगा, 30, यानी इसका आंसर 1 के बराबर आनी चाहिए, 1 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ गए बिल्कुल। ठीक है, तो ये था आज आप लोग का लास्ट 25 नंबर प्रश्न। कैसा आप लोग को इस हल लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, हमने वो प्रश्न, एक भी प्रश्न आप लोग के लिए नहीं छोड़े मेरे दोस्त, क्योंकि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा प्रश्न आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, और फिलहाल आरआरबी ग्रुप बी का रिजल्ट आ गया है। अब जो बारी है मेरे दोस्त, आपका बारी है, जो आप आरआरबी ग्रुप बी का तैयारी आगे करने वाले हैं, तो पीवाईपी को प्रश्न को लगाना ना भूलें 25 में 25 प्रश्न करने के लिए। ठीक है, और कंफर्म 25 में 25 प्रश्न आप कर सकते हैं, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई सब्जेक्ट पे हम नहीं आपको गारंटी देंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग पे 110% गारंटी देंगे, लाए हैं और आप ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है, तो इसी तरह पीवाईपी क्वेश्चन अस्तर जाना,
PYQ क्वेश्चन लगाने का मतलब ही मेरे दोस्त, यदि आप PYQ प्रश्न लगाते हैं ना, इसका मतलब ही है कि आपको लेवल जानना है आरआरबी का, कि किस लेवल से वो प्रश्न हर एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें बोला जाता है कि लास्ट 5 साल का PYQ प्रश्न देखना चाहिए, लेकिन हम आपको उतना एडवाइस नहीं देंगे, क्योंकि ग्रुप डी मात्र एक फेज में एग्जाम होता है, और जो भी इसका CBT 1 होता है मेरे दोस्त, 1 महीना 1.5 महीना तक एग्जाम इसका चलता है, ठीक है। तो इसका PYQ एक ही वर्ष का करने के लिए आपको बहुत सारा समय इसमें निकल जाएगा। तो 1 वर्ष का भी आप लोग रिसेंटली कर लिए, तो वहाँ से कोई भी दिक्कत आप लोग को आने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी बात, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले गवर्नमेंट्स के लिए तैयारी करें, क्योंकि हम जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी का मैथ्स यदि आप सॉल्व कर लिए मेरे दोस्त, तो चाहे दुनिया के कोई भी मैथ्स में, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे में या SSC GD हुआ या स्टेट लेवल से एग्जाम हुआ, कहीं भी मैथ्स हो तो वो आपका आराम से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ग्रुप डी में मैथ थोड़ा सा पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा लेवल रहता है इसका, समझ गए। तो पसंद आ गया होगा तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा एक दूसरे दोस्त के पास, जिसमें कि उसमें मैथ में आने वाले समय में एक नंबर भी छूटने के चांसेस नहीं हो, ठीक है। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए इसी प्रकार पर अपडेट के लिए, और यहाँ से आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो जल्द आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ से कर लीजिए, कोई भी चीज़ का PDF जैसे क्लास रिलेटेड PDF या कुछ भी हो, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।